पश्चिम बंगाल को लेकर राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है और इस मांग को जहां एक तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एससी एसटी आयोग, पूर्व राजनयिक, पूर्व आईएएस, महिला वकील और यहां तक कि आपको बताएं कि पूर्व जजों ने राष्ट्रपति जी को आग्रह किया है, देश की सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया गया है कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, जिस तरह से वहां हजारों लोगों को विस्थापित होने पे मजबूर होना पड़ा है, जहां लगभग 150 से ऊपर महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, आखिरकार कब तक यह हिंसा होती रहेगी, कब यह हिंसा रुकेगी? इसको लेकर अब 18 बीजेपी के सांसदों ने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा है और तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं आपको बताएं, बीजेपी के सांसद विनय कटियार, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनको फायर ब्रांड सांसद माना जाता है, अधिक कार्यकर्ता माना जाता है, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से चुन चुनकर पश्चिम बंगाल में मारा जा रहा है, बार बार ये हिंसा हो रही है, इसका एक ही इलाज है कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो अब जब बीजेपी के सांसद तक भी पत्र लिख रहे हैं और वकील लिख चुके, राजनयिक लिख चुके, सुप्रीम कोर्ट को गुहार लगा चुके, आखिरकार अब लोगों के मन में ये बात है कि देश की सुप्रीम कोर्ट या महामहिम राष्ट्रपति जी आखिरकार कब इन लोगों की जान की रक्षा के लिए एक्शन लेंगे। सवाल यह है कि एक एक करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, बीजेपी के सांसदों के घर में बम तक फेंके जा रहे हैं और ये हाल हो गया है कि जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, मेरे पास एक मेरी परिचित हैं, महिला एक्टिविस्ट हैं, उनको घर में टीएमसी के गुंडों ने बंद कर दिया है, मतलब बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, बाहर निकली तो मार दी जाएंगी। पुलिस को उन्होंने फोन किया, पुलिस कह देती है भाई हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, घर में हम आपके साथ हैं तो आप अपने घर में रहिए अगर सुरक्षित रहना है। वो कहती हैं कि मैं कैसे घर से बाहर जाऊं। हालत ये हो गई क्योंकि वो महिलाओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, महिला बलात्कारों पर वो आवाज उठाती रही हैं। हालत ये है कि मीडिया भी इस पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर मौन है। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हो, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मीडिया के जरिए आपको पश्चिम बंगाल की कोई खबर मिली? क्या आपको यह खबर मिली कि पश्चिम बंगाल में 150 से अधिक जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, किसी एक परिवार की पीड़ा आपको मीडिया ने दिखाई? किसी एक महिला पीड़ित का आपको इंटरव्यू दिखाया? जबकि दुख की बात यह है कि ये जो पीड़ित और शोषित महिलाएं हैं, इनमें अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं, यानी दलित परिवारों से हैं। जिन लोगों के घर जलाए गए उनमें भी अधिकांश दलित परिवार हैं जो घर छोड़ करके विस्थापित हो गए और आसाम में जाकर के वो शरण लिए हुए हैं, क्योंकि उनको एक भरोसा ये है कि वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं असम के मुख्यमंत्री, वो उनकी रक्षा करेंगे, वो उनको रोटी दे सकते हैं, वो उनको आश्रय दे सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में उनकी जान सुरक्षित नहीं है और इसलिए वो अपना घर छोड़कर, कारोबार छोड़कर, खेत खलियान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। ये सब भारत में हो रहा है, देश की आज़ादी के 70 साल बाद हो रहा है। हमने कभी सुना था देश के बंटवारे का मंजर, हमने कभी सुना था कश्मीरी पंडितों का पलायन, लेकिन अब हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और मार कौन रहे हैं? जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके हमारे देश में आए हैं। आप देखिए ये कितना भयंकर है। और उनमें कौन साथ में है? जिनको हम कहते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता। वो टीएमसी के कार्यकर्ता भले ही नाम को हैं, लेकिन वो है नक्सली। और नक्सली कौन है? आतंकवादी। उनको नक्सली कह करके एक सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया जाता है, क्योंकि वो आम गली मोहल्ले में, परिवारों में रहते हैं, उनकी पहचान संभव नहीं है। आतंकवादी कैसे पहचानोगे? आतंकवादी एक कसाब आया था, अगर देखोगे तो हाथ में कलावा था, माथे पे तिलक था, पॉकेट में बम थे और हथियार छुपा के अगर वो कहीं घूम रहा होगा तो कोई कहेगा पंडित जी का लड़का घूम रहा है। लेकिन बाद में पता चलता है वो तो आतंकवादी था, पाकिस्तान से आया हुआ कसाब था। ठीक इसी तरह ये नक्सली गली मोहल्ले में हमारे बीच में रहते हैं और मौका पड़ने पर हिंसा करने से चूकते नहीं हैं। ये इसी तरह के लोग पश्चिम बंगाल में चुन चुनकर हिंदुओं को मार रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, इनमें इतनी दहशत भर दो कि ये कभी भी बीजेपी को वोट ना दें। और इसलिए आपको बताएं कि
सबकी एक ही राय बन रही है। ये राष्ट्रपति जी को पत्र लिखने वाले चाहे पूर्व राजनयिक हो, पूर्व राज्यपाल हो, ये पूर्व आईएएस अधिकारी हो, चाहे पूर्व ये हाई कोर्ट के जज हो, महिला वकील हो, जितने लोगों ने भी गुहार लगाई है, ये सब के सब ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वहाँ रोहिंग्याओं को इस कदर पावर दे दी गई है, इस कदर उनको सरकार ने सह दिया है कि उनके पास पैसे हैं, वो अपना कुछ ना कुछ रोजगार कर रहे हैं और उन्होंने अपने पैसे इसीलिए बनाए हैं और इसीलिए वो खर्च कर रहे हैं कि उनके पास लगता है उन्हें कि यहाँ से अगर लोगों को भगा दें तो उनकी ज़मीन उनकी, रोहिंग्या कब्जा करेंगे, उनके प्लॉट पे कब्जा करेंगे, उनके मकानों पे कब्जा करेंगे, तो उनको लगता है कि इसमें पैसा खर्च कर दें। जैसा हमने देखा कि दिल्ली के अंदर इस सीए के विरोध के नाम पे 150 करोड़ रुपया खर्च हुआ जी। 150 करोड़ का आंकड़ा है दिल्ली पुलिस का, और 150 करोड़ रुपया वो कहां से आया? इसी तरह के घुसपैठिए रोहिंग्या और जिहादियों ने इकट्ठे किए। सब पैसा कैश में इकट्ठा हुआ और उससे गुलेल बनाई गई, उस एसिड खरीदा गया, बोतलें खरीदी गई, गोलियां खरीदी गई, देसी हथियार खरीदे गए और बड़े पैमाने पर दिल्ली को दहला दिया गया। ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल में तैयारी चल रही है, क्योंकि वहां तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, लेकिन वो ममता बनर्जी केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के लोगों को ही नहीं, पूरे देश को डराने की कोशिश करती है, ये कह करके कि अगर कुछ किया तो गृह युद्ध हो जाएगा। अब इसका मतलब गृह युद्ध की तैयारी बाकी लोगों की है क्या? कौन सोचता है कि हमारे देश में, देश की आज़ादी के 70 साल बाद इस देश के अंदर ऐसे गद्दार बैठे होंगे जो अपने ही लोगों को मारेंगे, अपने ही लोगों को काटेंगे? किस लिए मारेंगे? कि केंद्र को बदनाम कर दें। किस लिए मारेंगे? कि भारत को दुनिया में बदनाम करें। ये इसलिए हिंसा करेंगे कि लोगों को भड़काकर हिंदू मुस्लिम दंगों में कन्वर्ट कराकर इस देश का विभाजन किया जा सके। ये बहुत भयंकर हो रहा है। इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होता, इस देश में हिंदू मुस्लिम लड़ते नहीं हैं, जनरली नहीं लड़ते। मेरा गांव मेरठ जिले में है, आधे हिंदू रहते हैं आधे मुस्लिम, कभी नहीं लड़ते, कोई दंगा नहीं होता। कितने भयंकर दंगे पूरे देश में हुए, लेकिन गांव में नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, और किसी नेता की वहां चलती नहीं है। बाहरी आदमी कोई आए उसकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन यहां देश में कुछ नेताओं की राजनीति इस फूट डालो राज करो नीति पर ही चलती है, उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही भयंकर है। और इसलिए आपको बता रहा हूं कि बीजेपी के अब कार्यकर्ता वाकई में अब केंद्र की तरफ देख रहे हैं कि कब तक बीजेपी के कार्यकर्ता और हिंदुओं को मारा जाएगा। सौमित्र खान जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा बताया कि लगभग 40 से ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ता, जिले स्तर के और बड़े कार्यकर्ताओं को चुनकर मार दिया गया है। इसी तरह आपको बताऊं, जितने भी और बाकी नेता, यहां तक कि राज्यपाल जी जो जगदीप धनखड़ हैं, कितनी बार उन्होंने ये केंद्र को कहा है, अपनी रिपोर्ट भेजी है, मुख्य सचिव को तलब कर दिया। पहले वाले मुख्य सचिव तो ऐसे थे माशाअल्लाह, वो तो ममता बनर्जी के अब पता लगा कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहे थे। तो अल्पन बंदोपाध्याय, उन्होंने तो बाकायदा अब टीएमसी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार बन गए। लेकिन वो इतने साल मुख्य सचिव के तौर पर नौकरी कर रहे थे, तो अब पता लगा कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे। अब क्या करेंगे आप? बार बार आप उनको डांटेंगे, नोटिस देंगे, मेल भेजेंगे, कार्रवाई करो कार्रवाई करो। कार्रवाई किसको करनी है? पुलिस को। लेकिन पुलिस कार्रवाई किसके विरुद्ध करेगी? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अगर कार्रवाई करने की कोशिश पुलिस ने की, तो पश्चिम बंगाल पुलिस की हालत यह है कि वहां वो टिक नहीं सकता, उसको थाने से ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा, नहीं तो मार भी दिया जा सकता है। जिस तरह से टीएमसी की ममता बनर्जी सीबीआई के सामने आके खड़ी हो गई कि टीएमसी के किसी कार्यकर्ता को अगर जांच करने की कोशिश की, पूछताछ करने की कोशिश की, गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो मैं आपके सामने हूं, देखूं कैसे हाथ लगा दोगे। जब इस तरह की भाषा कोई मुख्यमंत्री बोलेगा तो कोई पुलिस वाला कैसे हिम्मत दिखाएगा? पुलिस सोचेगी जब सीबीआई को ही धमका दिया इन्होंने, और जब सीबीआई कुछ नहीं कर पाई, जब जजों कोर्ट को ये डरा धमका सकते हैं, तो फिर हम कौन हैं? और इसलिए पुलिस मौन होकर वो करती है जो टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी के मंत्री या विधायक सांसद बोलते हैं। और इसलिए वहां लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। महिलाएं जिनके साथ रेप हुए हैं, वो महिला आयोग को रिपोर्ट तो दे चुकी। लोग कहती हैं, कार्यकर्ता कहते हैं बीजेपी के साथ कंप्लेंट कराओ, कहती है कहां जाएं?
थाने में कंप्लेंट कराएंगे, ये पुलिस वाले उन्हीं को बता देते हैं कि आपकी एफआईआर होने के लिए आई है, एक लड़की जिद कर रही है। वो पूछते हैं कौन है, एड्रेस बता देते हैं, टेलीफोन नंबर दे देते हैं, टीएमसी के गुंडे जाके उसको मार आते हैं। बता कहां जाएगी कोर्ट में, कौन गवाही देगा, कौन गवाही देगा उनके खिलाफ? क्योंकि कोर्ट में गवाह चाहिए, कोर्ट में सबूत चाहिए। ना गवाह मिलेगा ना सबूत मिलेगा तो सजा किसको होगी? और इसी गवाह और सबूत के अभाव में टीएमसी के लोग यदि पकड़े भी जा रहे हैं तो वो कोर्ट से छूट जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में घर छोड़ने के अलावा, पश्चिम बंगाल छोड़कर कहीं अन्य राज्यों में जाने के अलावा हिंदुओं के पास चारा क्या बचा है? लेकिन बाकी हिंदुओं को और इस देश को पूरे को सोचना है। इस देश में यूं तो कहने को 80 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन उस 80 करोड़ के परिवार में यदि 10 करोड़ हिंदुओं के राज्य में, जहां 30% केवल रोहिंग्या और जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनमें 70% हिंदू वहां हैं और 70% में मैं कहता हूं लगभग 30-40% वो नक्सली हैं, जिनको टीएमसी के लोग कहा जा रहा है। यानी 50% लगभग वहां जनसंख्या ऐसी है जो हिंदुओं को पश्चिम बंगाल से भगा देना चाहती है, मार देना चाहती है। लेकिन इस पूरे भारत का हिंदू मौन होकर के इसको देख रहा है। मीडिया मौन सहमति दे रहा है। पश्चिम बंगाल की कोई रिपोर्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली में बैठा हुआ मीडिया जो जरा जरा सी एक छींक आने पर भी पूरी रिपोर्टिंग लाइव कवरेज चलाता है। कहीं एक उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाए, एक बेटी के साथ उसकी लाइव चलेगी, कई दिन तक डिबेट। लेकिन पश्चिम बंगाल की 150 बलात्कार पर यह मीडिया मौन है। और इसलिए यह बहुत भयंकर है, यह बहुत भयंकर साजिश है। और इसलिए एक ही रास्ता बचता है, राष्ट्रपति शासन, जिसकी मांग बीजेपी के सांसदों ने की है। देखना यह है कि राष्ट्रपति जी अब कब राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। वंदे मातरम।